हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज द अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एक बार फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट वाज द अबनॉर्मल लॉस? ठीक है, अबनॉर्मल लॉस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो एक ऐसा लॉस है विच इज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, जो कंसाइनर या कंसाइनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये लॉस होना चाहिए है, फिर भी कुछ लॉस हो गया है, तो सच अ लॉस वाज द अनएक्सपेक्टेड लॉस या अबनॉर्मल लॉस। और हमने अबनॉर्मल लॉस के बारे में बोला था कि क्वेश्चन में दो तरह से वो चीज आपको गिवन हो सकती थी, या तो लॉस इन ट्रांजिट होता था या लॉस एट कंसाइनी स्पेस होता था। तो दोनों के अकॉर्डिंग हमने ट्रीटमेंट उसकी डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है अबनॉर्मल लॉस का। वो अनएक्सपेक्टेड लॉस था, ये हमारा है एक्सपेक्टेड लॉस। ठीक है, जो हमें पता है कि अगर ये काम किया जाएगा तो इतना लॉस होना ही होना है, या ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली उतना लॉस हमें इंकर करना ही पड़ेगा। सच अ लॉस बिकम्स द नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग लिख लेते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, ये अगर आपको ध्यान में हो, हमने लास्ट क्लास में जो अबनॉर्मल लॉस की बात की थी, अबनॉर्मल लॉस की प्रॉपर वर्किंग नोट में हमने वैल्यूएशन करके दिखाई थी। ठीक है, वैल्यूएशन में कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंसेस प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग कंसाइनी एक्सपेंसेस हमने इंक्लूड किए थे, और वो टोटल वैल्यू को हमने द वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल स्टॉक के नाम से डिनोट किया था। पर नॉर्मल लॉस अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी आपको ध्यान रखना है कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं निकाली जाती है। This only result, ठीक है, this only results in the reduction of units। ठीक है, ये सिर्फ यूनिट्स की रिडक्शन कर देता है, इसकी वैल्यूएशन नहीं की जाती है। ठीक है, यूनिट्स में रिडक्शन होगी। ठीक है, हमने लिखा दिस ओनली रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ यूनिट्स अल्टीमेटली लीडिंग टू increase in the cost of the remaining units। ठीक है, हमने इसके बारे में लिखा है कि नॉर्मल लॉस से क्या होता है, सिर्फ आपके यूनिट्स कम हो जाते हैं, और यूनिट्स कम होने से क्या होता है, जो बाकी बचे हुए आपके रिमेनिंग यूनिट्स हैं उसकी कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको गिवन है कि एक कंसाइनर ने 1000 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कंसाइन किया है एट अ कॉस्ट ऑफ 70 रुपीज पर लीटर टू दी कंसाइनी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1000 इंटू 70, दैट इज इक्वल टू 70,000 रुपीज। ठीक है, तो 1000 लीटर्स उसने पेट्रोल कंसाइनर ने कंसाइनी को ट्रांसफर किया है एट अ कॉस्ट ऑफ 70 रुपीज पर लीटर। ठीक है जी, अब उसको पता है कि रास्ते में जितना मर्जी बढ़िया वो कंटेनर यूज करे। ठीक है, जो भी उसने ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्विस या कंटेनर यूज किया है, सबसे बेस्ट भी यूज करेगा, तो उसको पता है कि 2 लीटर्स इवेपोरेट या लीक हो ही जाना है। एक्सपेक्टेड है कि हर बार अगर इतना 1000 लीटर भेजा जाता है तो ऑन एन एवरेज 2 लीटर्स इवेपोरेट या लीक हो जाते हैं। तो ये 2 लीटर्स हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज द नॉर्मल लॉस, क्योंकि ये पता है, एक्सपेक्टेड है कि इतना तो खराब हो ही जाए। और इसकी हमने बात की है, इसकी वैल्यूएशन नहीं है। ठीक है, वैल्यूएशन नहीं करनी है इन 2 लीटर्स की। तो अब या तो एक तरीका क्या है, ये 2 लीटर्स का लॉस बिजनेसमैन या कंसाइनर हर बार अपने सिर पे बेयर करता रहे, पर ऐसा नहीं होगा। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन की थी और उसके अगेंस्ट हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा था कि अगर हमने इंश्योरेंस करवाई थी तो हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बता दी थी कि हमारा इतना लॉस हुआ है, आप इसके अगेंस्ट हमें क्लेम दे दीजिए। और नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हमें कभी भी क्लेम नहीं मिलता है। इंश्योरेंस सिर्फ अनएक्सपेक्टेड चीजों की होती है, एक्सपेक्टेड लॉसेस के बारे में कभी भी इंश्योरेंस नहीं ली जाती है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड लॉस है, तो इंश्योरेंस तो कवर नहीं करेगा। तो या तो बिजनेसमैन इस लॉस को हर बार अपने सिर पे बेयर करता रहेगा, पर ये चीज नहीं है। ठीक है, हर बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, तो ये एक्सपेक्टेड लॉस, तो हर बार ऐसा लॉस वो खुद अपने सिर पे नहीं डालेगा। तो क्या करेगा, जो बाकी बचे हुए 998 लीटर्स हैं उसकी कॉस्ट वो बोल देगा कितनी है, दैट इज 70,000 रुपीज।
ठीक है, जहां वो पहले कह रहा था कि 1000 लीटर्स की कॉस्ट 70,000 है, अब वो क्या करेगा, 2 लीटर खराब होने के बाद वो 998 लीटर्स की कॉस्ट बना देगा, दैट इज 70,000 रुपीज। इसके कारण क्या होगा, आपकी जो पर लीटर कॉस्ट है वो 70 पॉइंट कुछ हो जाएगी, मतलब पहले से अब जो प्रेजेंट कॉस्ट है वो शूट अप या इंक्रीज कर जाएगी। तो नॉर्मल लॉस का यही कंसेप्ट है कि नॉर्मल लॉस कहता है कि ये सिर्फ आपको यूनिट्स को कम करेगा, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, और यूनिट्स कम होने से क्या होगा, जो बचे हुए बैलेंस यूनिट्स है उसकी कॉस्ट प्राइस इंक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है जी, तो नॉर्मल लॉस के साथ ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है, यूनिट्स को कम करेंगे, वैल्यूएशन नहीं करनी है, इसके कारण बचे हुए यूनिट्स की कॉस्ट को इंक्रीज करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है जी, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आपने ध्यान रखना है नॉर्मल लॉस से रिलेटेड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्किंग नोट इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस will be prepared at cost price। ठीक है, चाहे क्वेश्चन आपको इनवॉइस प्राइस का दिया गया है, तो क्वेश्चन आपने यहां इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि चाहे क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस गिवन है, एक अभी हम वर्किंग नोट की बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है नॉर्मल लॉस वाले क्वेश्चन में, तो उस वर्किंग नोट की कैलकुलेशन ध्यान रखना है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करनी है, इवन इफ द इनवॉइस प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये 2 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखते हुए चलना है अगर क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लॉस दिया गया। चले, तो इस टॉपिक को और फर्दर डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन उठा लेते हैं, वहां से इसको क्लियर करते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। ठीक है, वो कहता है हिंदुस्तान ट्रेडर्स कंसाइन 20,000 kgs ऑफ ऑयल टू गणेश ट्रेडर्स ऑफ बीजापुर। ठीक है, तो कंसाइनर आपको गिवन है हिंदुस्तान ट्रेडर्स। ठीक है, ये हमें कंसाइनर दिया गया है, कंसाइनी हमें गिवन है दैट इज गणेश ट्रेडर्स। ठीक है, गणेश ट्रेडर्स हमें कंसाइनी गिवन है, तो कंसाइनर ने क्या किया है, 20,000 kgs ऑफ ऑयल कंसाइन किया है अपने कंसाइनी को एट अ इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹80 ईच। ठीक है, 80 पर केजी इनवॉइस प्राइस के अकॉर्डिंग कंसाइनर ने कंसाइनी को कुछ गुड्स ट्रांसफर किए हैं। ठीक है जी, आगे देखें, और वो इनवॉइस प्राइस क्या कहता है, दिस इनवॉइस प्राइस इज कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है जी, तो सबसे पहले यही चीज कैलकुलेट करते हैं कि इस गिवन इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट कितना होगा, और उस इनवॉइस प्राइस में से प्रॉफिट को रिड्यूस करके हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज यही कैलकुलेशन करते हैं, फिर फर्दर देखेंगे क्या वर्किंग नोट वगैरह बनाना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे प्रॉफिट गिवन है कॉस्ट प्लस 25%, दिस मीन्स कि प्रॉफिट इज 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, पर मुझे जो प्राइस दिया गया है दैट इज द इनवॉइस प्राइस। क्या हम प्रॉफिट डायरेक्टली लगा सकते हैं 25%? नहीं जी, नहीं लगा सकते, दोनों पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो हम डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते हैं। तो इक्वेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट बी 100, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर हमें प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ 100, दैट बिकम्स 25। तो इनवॉइस प्राइस की वैल्यू हो जाती है 125। एवरी 125 ऑफ इनवॉइस प्राइस गिव्स मी अ प्रॉफिट ऑफ 25। 125 पे 25 का प्रॉफिट होता है, तो 80 की आईपी पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 25 बाय 125 ऑफ 80, दैट इज इक्वल टू 16 रुपीज का प्रॉफिट हमें इस 80 रुपीज की इनवॉइस प्राइस पे कमाया होगा। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाती है, इनवॉइस प्राइस माइनस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो 64 रुपीज पर केजी ये हमारी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो जो 80 पे इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन किया था एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट, तो वहां से हमने इक्वेट करके निकाला है कि 64 इज द कॉस्ट प्राइस, 16 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और टोटली 80 इज द अमाउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस। ठीक है जी, आगे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्या है वो कहता है, कंसाइनर पेड 16,000 एज फ्रेट, 20,000 एज पैकिंग चार्जेस एंड 4,000 एज इंश्योरेंस। ठीक है, तो कंसाइनर के कुछ एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं। 3,000 kgs of oil was lost in transit and the insurance company accepted the claim for ₹70,000। ठीक है, तो पहले ये चीज आपने ध्यान से डिटरमिन करनी है, ये जो लॉस दिया गया है क्या ये अबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है। मैंने आपको समझाया था जिस भी लॉस के अगेंस्ट आपको क्लेम मिलता है इंश्योरेंस से,
सच अ लॉस इज द अबनॉर्मल लॉस। तो ये जो 3000 केजीज आपको दिया है कि लॉस हुआ था इन ट्रांजिट और इसके अगेंस्ट क्लेम मिला था, तो ये आपका अबनॉर्मल लॉस बन जाएगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल लॉस के क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉसेस भी साथ में आपको गिवन हो सकते हैं। ठीक है जी, मैं आगे पढ़ता हूं। द कंसाइनी सेल्स 12,000 kgs of oil at ₹100 per kg, तो सेल्स की वैल्यू दी गई है। He also reported a loss of 1,000 kgs due to leakage, which was accepted and allowed as a normal loss। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में सीधा स्पेसिफाई करके दिया गया है कि कंसाइनी ने बताया है कि और 1000 kgs का लॉस हुआ था ड्यू टू लीकेज, और विच इज टू बी ट्रीटेड एज द नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगा कि क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस की वैल्यू मुझे दी गई है। ठीक है, तो अब नॉर्मल लॉस मिल गया, तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, आप एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। उस वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आगे हमें अकाउंट में किस तरह से वैल्यूज ट्रांसफर करनी है। वर्किंग नोट को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। वर्किंग नोट आपने सही बना लिया तो वहां से तो सीधा उठा के आपने वैल्यूज को सिर्फ पोस्ट करना है अपने लेजेस में, फिर आप गलती नहीं करें। ठीक है, वर्किंग नोट गलत हुआ पूरा आंसर गलत हो जाएगा। वर्किंग नोट ठीक है तो आप ऑलमोस्ट आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आपने सही आंसर निकाल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं कि वर्किंग नोट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट बनाते हैं, और वर्किंग नोट के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा था कि वर्किंग नोट हम बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट प्राइस। चाहे क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस के बारे में बोला गया है, पर फिर भी हमें ध्यान रखना है कि जो वर्किंग नोट हम बनाने लगे हैं वो हमने बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो स्टार्ट कर लेते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, पहला कॉलम बना लेते हैं पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट प्राइस, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, ठीक, कंसाइनर के एक्सपेंसेस, एंड नॉन रेकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये चीज हम डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट में जो हम बनाने लगे हैं, तो ये आपने कुछ कॉलम्स बना लेने हैं, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट प्राइस, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस एंड द नॉन रेकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो सबसे पहले गुड्स सेंट लिखते हैं। यहां पर कितने गुड्स उसने सेंड किए थे, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 20,000 केजीज उसने कंसाइन किए थे। कॉस्ट प्राइस हमने कितनी निकाली थी, कॉस्ट प्राइस वाज 64 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो पर केजी है तो 20,000 केजीज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20,000 इंटू 64, 12,80,000 रुपीज। कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस देखें क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है उसने 16,000 की फ्रेट पे की थी, 20,000 के पैकिंग एक्सपेंसेस थे और 4,000 की इंश्योरेंस थी। तो टोटल कितना हो गया, 16 प्लस 20 36 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। ठीक है, तो 40,000 के कंसाइनर के एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नॉन रेकरिंग कंसाइनी एक्सपेंसेस की बात करते हैं। कंसाइनी के एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं 4,000 एज गोडाउन रेंट एंड 2,000 एज सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, गोडाउन रेंट और सेल्स एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं, तो यहां से हमें पता लगता है ये दोनों गिवन एक्सपेंसेस रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, तो नॉन रेकरिंग कंसाइनी के कोई भी हमें एक्सपेंसेस नहीं दिए गए। ठीक है, तो जितने भी होते हैं यहां पर हम टोटल वैल्यू उतनी इंक्लूड करके दिखा देते हैं। चलिए अब स्टेप वाइज चलते हैं कि पहले क्या हुआ है, अब नॉर्मल लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ, सेल्स हुई, क्या हुई, उसके अकॉर्डिंग आगे सीक्वेंस बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन था कि 3,000 ऑफ केजीज ऑफ द ऑयल वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट, जिसके अगेंस्ट हमें क्लेम मिला था, जिसको हमने बोला था कि वो क्या चीज है, दैट इज द अबनॉर्मल लॉस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अबनॉर्मल लॉस इनमें से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट्स कम ही होंगे। लॉस का मतलब है मेरे जो भी यूनिट्स मैंने ट्रांसफर किए हैं उतने यूनिट्स कम हो गए होंगे। कितने, दैट इज 3,000 केजीज। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट प्राइस, कंसाइनर एक्सपेंसेस, इसको कैलकुलेट करने के लिए सेम वही वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, जो हम नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन के लिए बनाया करते थे, तो इसके लिए आप जगह छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट सेकेंड एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, दैट इज फॉर वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कर लेते हैं। इसके लिए भी ध्यान रखना है, अबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन भी कॉस्ट प्राइस बेसिस पे होती है, इसमें भी आपने इनवॉइस प्राइस को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है जी,
तो उठा लेते हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 64 पर केजी और हम ये 3000 केजीज ऑफ अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसको 3000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है, दिस इज 1,92,000 रुपीज। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट कर दी है। इसमें हम ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। ठीक है, कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस इसमें हम ऐड कर देते हैं। कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 40,000। कितने केजेस के लिए है? 20,000 केजेस के लिए। तो जब उसने 20,000 केजेस कंसाइन किया था तो उसके लिए उसने एक्सपेंसेस इनकर किए थे 40,000। तो 3,000 की कैलकुलेशन हम यहां पर इंक्लूड करके दिखा देते हैं, विच इज 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 3,000। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 6,000 रुपीज। ठीक है, कंसाइनी के नॉन ब्रेकिंग एक्सपेंसेस नहीं गिवन, तो यहां पर भी नहीं आएंगे। अगर होते तो क्या हमने इंक्लूड करना था? नहीं जी, उस केस में भी नहीं करना था, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन को ध्यान से सुना हो तो मैंने बोला था दिस लॉस वाज इन ट्रांजिट। ठीक है, ट्रांजिट के लॉस में मैंने आपको समझाया था अगर लॉस ट्रांजिट में होता है तो ये चीज हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मल लॉस की टोटल वैल्यू हमारी आ जाती है, दिस इज 1,98,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारे अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो जो आपने कॉस्ट प्राइस निकाली है उसको कॉस्ट से माइनस कर देते हैं 1,92,000, और जो आपने प्रोपोर्शन एक्सपेंसेस निकाले हैं उसको रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस से माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं रिजल्टिंग हमारा बैलेंस क्या बच जाता है। 17,000 केजीज, दिस इज 10,88,000 एंड दिस इज 34,000 रुपीज। ठीक है, कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है तो वो हमने जीरो ही इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है। सबसे पहले आपको अब नॉर्मल लॉस गिवन था, उसकी वैल्यू निकाली, कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दिया है, प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस से हमने माइनस करके दिखा दिया है। ठीक है जी, चलिए आगे हम आपको क्या गिवन था। ठीक है, आगे आपको गिवन था कि 1000 केजीज ऑफ ऑयल उसने और बताया था कि लॉस हुआ है जिसको हमने नॉर्मल लॉस ट्रीट करना था। ठीक है, तो अगली चीज हम माइनस कर देते हैं, दैट इज द वैल्यू फॉर अब नॉर्मल लॉस। कितना है? 1000 केजीज है। हमने अभी बात की थी कि इसकी वैल्यूएशन नहीं करनी होती है, ये सिर्फ यूनिट्स को रिड्यूस कर देगा, आपने इसकी वैल्यूएशंस नहीं करनी है। तो मैंने यूनिट्स में से इसको रिड्यूस कर दिया है, वैल्यूज में से इसको आपने माइनस नहीं करना है, क्योंकि इसकी अपनी कोई भी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो बैलेंस बच गया हमारा 16,000 केजेस, 10,88,000, 34,000 एंड दिस इज निल। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस के बाद क्या हुआ, जहां ये कॉस्ट और एक्सपेंसेस पहले 17,000 केजीज के लिए थे, अब वो 16,000 केजीज के लिए ट्रांसफर या उतने प्रोपोर्शनेटली वो कन्वर्ट हो गए हैं। तो रिजल्टिंग कॉस्ट और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो नॉर्मल लॉस के कारण यूनिट्स कम हो गए और बचे हुए यूनिट्स की कॉस्ट प्राइस और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे आपको गिवन था कि 12,000 केजीज उसने सेल भी कर दिए थे। ठीक है, माइनस सेल के यूनिट सोल्ड कितने हैं, दैट इज 12,000 केजीज। ठीक है, ध्यान रखना है यहां पर सिर्फ मैंने सेल्स के यूनिट्स इसलिए माइनस किए हैं ताकि आप क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकाल पाए। आपने सेल्स की वैल्यू को यहां पर इंक्लूड नहीं करना, ना ही आपने इन यूनिट्स की कॉस्ट प्राइस या प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने। ये सिर्फ मैंने इसीलिए माइनस किए हैं ताकि आप क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकाल पाए। तो कंसाइनी के पास 16,000 केजीज पहुंचे थे, 12,000 केजीज अगर उसने बेच लिए थे तो इसका मतलब है उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए है, दैट इज 4,000 केजीज ऑफ ऑयल उसके पास क्लोजिंग स्टॉक में होने चाहिए। ठीक है, जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो यहां से एक बार फटाफट से इसको वापस से गो थ्रू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले जो टोटल यूनिट्स भेजे गए थे उसकी कॉस्ट प्राइस, उसके अगेंस्ट टोटल कंसाइनर के एक्सपेंसेस, उन्हीं के अगेंस्ट टोटल नॉन रेकरिंग कंसाइनी एक्सपेंसेस आपने इंक्लूड कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है अब नॉर्मल लॉस दिया गया है, तो अब नॉर्मल लॉस जिस तरह से हम कैलकुलेट करते थे वैसे हमने कैलकुलेट कर दिया, और उसकी जो भी रिजल्टिंग कॉस्ट प्राइस थी और जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस थे, कॉस्ट को कॉस्ट से रिड्यूस कर दिए हैं और एक्सपेंसेस को मैंने एक्सपेंसेस से रिड्यूस करके दिखा दिया है। बाकी बचे हुए रिजल्टिंग बैलेंस यूनिट्स हमने कैलकुलेट कर लिए थे और उनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस की वैल्यू निकाल ली थी।
उसके बाद हमें क्या गिवन था, अब नॉर्मल लॉस दिया गया था क्वेश्चन में, नॉर्मल लॉस यूनिट्स में से माइनस कर दिया गया था, इसकी वैल्यूज नहीं होती, तो यूनिट्स में से माइनस करने के बाद क्या बचा था कि जो भी बैलेंस यूनिट्स है उसकी कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल यूनिट्स के जो कॉस्ट प्राइस थी उतनी वैल्यू से वो ट्रांसफर कर दी गई थी। तो जहां पहले कॉस्ट 17,000 केजीज की इतनी थी, वो 16,000 के लिए इतनी बन जाएगी। सेम ऐसे जहां ये जो एक्सपेंसेस है पहले वो 17,000 केजीज के थे, अब ये एक्सपेंसेस 16,000 केजीज के बन जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने टोटल यूनिट्स में से जितने यूनिट्स बेच दिए हैं उसको रिड्यूस किया है टू कैलकुलेट दी यूनिट्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो अब इन 4,000 केजीज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे करनी है, इसके लिए सिंपल सा तरीका याद रखना है। क्लोजिंग स्टॉक से पहले जो भी आपके रिजल्टिंग यूनिट्स होंगे बिफोर द सेल उसको उठा लेते हैं। ठीक है, उस कैटेगरी को उठा लेते हैं और इसको प्रोपोर्शनेट करके हम इन रिजल्टिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल देंगे हम, कॉस्ट प्राइस 16,000 केजीज की कॉस्ट थी 10,88,000, तो 4,000 केजीज के लिए कितनी हो जाएगी, जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हैं दैट इज 1088 डिवाइडेड बाय 16,000 इनटू 4,000। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। दिस कम्स टू 10,88,000 divided by 16,000 into 4,000. This comes to 2,72,000 rupees. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट कर दी है कि कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए इन 4,000 केजेस की। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर हम सीधा वो वर्किंग नोट बना के क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉस के बाद क्या होता है, बैलेंस यूनिट्स की कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो हम डायरेक्टली कॉस्ट और प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस इंक्लूड करके जैसे हम नॉर्मली वर्किंग नोट बनाते थे क्लोजिंग स्टॉक के लिए, वैसे इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट कर दी है कि कितनी आ जाती है 2,72,000 रुपीज। ऐसे ही कंसाइनी के एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं, कितने हैं 16,000 केजीज के लिए थे 34,000, तो हम 4,000 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं विच इज 34,000 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू 4,000 रुपीज, तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है 8500। ठीक है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है तो इस केस में वो भी जीरो हो जाएंगे। अगर होते यहाँ पर कोई भी वैल्यू तो प्रोपोर्शनेटली उसको भी यहाँ पर हम इंक्लूड करके दिखा देते। तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या बन जाती है, एक वैल्यू है कॉस्ट प्राइस विच इज 2,72,000 और प्रोपोर्शनेट कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं दैट इज 8500। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पर जीरो है। अगर यहां पर भी कोई वैल्यू होती तो आपने क्या करना था, तीनों को ऐड करना था। ये जो वैल्यू आएगी दिस बिकम्स द टोटल वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में ये वैल्यू को इंक्लूड करके दिखाएंगे, प्रॉफिट लॉस जो भी कैलकुलेट होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हो सकता है वहां आपके 15 में से 2 या 3 नंबर काट लिए जाए। किस चीज के, अगर आपको याद हो मैंने आपको समझाया था जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर क्वेश्चन आईपी की बात करता है तो उसको हम आईपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हमने क्या किया, ये तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस करके ये आंसर निकाला है। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है वहां पर वो गलत कर। तो कॉस्ट प्राइस को इनवॉइस प्राइस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस बन जाएगी। प्रॉफिट कितना हमने कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट वॉज 16 रुपीज पर केजी, तो ये 4,000 केजीज है, 16 रुपीज पर केजी का प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है 64,000 रुपीज। तो 280,500 प्लस 64,000, अब ये जो टोटल वैल्यू बनती है 3,44,500, ये वैल्यू हमारी बन जाएगी द वैल्यू फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्राइस। ठीक है, वर्किंग नोट में डायरेक्टली इनवॉइस प्राइस नहीं लेंगे आप, वहां गलती हो जाएगी। आपने कॉस्ट प्राइस बेसिस पे एक बार क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर देना है। अगर क्वेश्चन में आईपी गिवन है तो आपने क्या करना है, सिंपली जो कॉस्ट प्राइस निकाला है उसमें प्रॉफिट लास्ट में ऐड कर देंगे सेपरेटली, तो वहां से मेरा इनवॉइस प्राइस का आंसर भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग नोट है जिसको हमने ध्यान से समझना है। ये अगर हमने कैलकुलेशन सही कर ली है, यहीं से वैल्यूज उठाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट लॉस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज आपके सामने है। चलिए अब यहीं से उठाते हुए कंसाइनमेंट अकाउंट हम प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट जो एक्चुअली मेरा फेयर आंसर है वो बना देते हैं। पहली एंट्री टू गुड्स एंड
ठीक है, गुड्स एंड की एंट्री। अब यहां पर ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आईपी की बात करता था तो गुड्स एंड की एंट्री आईपी पे डाली जाती थी। तो यहाँ आईपी गिवन है, तो 20,000 केजीज कंसाइन किए थे, जिसकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी, 80 रुपीज पर केजी। तो 16 लाख रुपीज ये आपकी गुड्स एंड की वैल्यू बन जाती है। और अगर आपको ध्यान हो, अगर गुड्स एंड की एंट्री इनवॉइस प्राइस पर डाली गई है तो इसके रिवर्स साइड पे हमें प्रॉफिट की एंट्री डाल के दिखानी होती है। तो बाय गुड्स एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है, 20,000 केजीज प्रॉफिट मैंने निकाला था, पर केजी कितना प्रॉफिट है, दैट इज 16 रुपीज का प्रॉफिट है। तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3,20,000 ये हमारे प्रॉफिट है लोडिंग की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद अगली एंट्री, टू कैश या टू बैंक, कंसाइनर के एक्सपेंसेस। ठीक है, कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस हमें कितने दिए गए हैं, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 40,000, वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा था। ठीक है, और प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आप एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद देखें कंसाइनी के एक्सपेंसेस में हमें क्या दिया गया था, कंसाइनी के एक्सपेंसेस में हमें गिवन था दैट वाज गोडाउन रेंट 2000। तो टू कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनी का नाम हमारा क्या था, दैट वाज गणेश ट्रेडर्स। तो टू गणेश ट्रेडर्स अकाउंट, गोडाउन रेंट दैट इज अ वैल्यू ऑफ 4,000। और दूसरी चीज आपको गिवन है सेलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 2,000। तो कंसाइनी के टोटल एक्सपेंसेस 6,000 हो जाएंगे। उसके बाद उसने सेल्स किए थे 12,000 केजीज एट 100 रुपीज पर केजी। तो बाय साइड पे बाय गणेश ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है, गणेश ट्रेडर्स का अकाउंट जो उसने सेल्स की है 12,000 केजीज एट अ वैल्यू ऑफ 100 रुपीज पर केजी, 12 lakhs। ठीक है, सेल्स की है तो कमीशन हो सकता है गिवन हो, कितना कमीशन हो देख लेते हैं। आपको एक सिंगल कमीशन गिवन है 7.5% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो नॉर्मल कमीशन बन जाएगा। तो टू साइड पे टू गणेश ट्रेडर्स, जितना भी उसका कमीशन है वो यहाँ पर उसकी एंट्री इंक्लूड करके दिखा देते हैं। तो नॉर्मल कमीशन 12 लाख की सेल्स के ऊपर 7.5%, तो 90,000 की हमारी कमीशन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, और देखें क्या चीज है, बस और कुछ नहीं गिवन, तो बाकी जो हमने खुद से इंक्लूड करनी है वो वाली चीजें डाल देते हैं। एक अबनॉर्मल लॉस डालना है बाय साइड पे, बाय अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, वर्किंग नोट में इसकी कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर दी थी, दैट वाज 1,98,000 रुपीज। और क्लोजिंग स्टॉक डालना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, कितने निकाली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, दैट इज 3,44,500 रुपीज। तो 344,500 एक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे है तो टू साइड पे टू स्टॉक रिजर्व, उसमें भी कितनी लोडिंग है वो मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि कितना प्रॉफिट इसमें मैंने ऐड किया है 64,000 का, वो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो सारी एंट्रीज को मैंने इंक्लूड कर दिया है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना आ जाता है। ठीक है, देखो फटाफट से निकालते हैं। 3,20,000 प्लस 12 lakhs प्लस 1,98,000 प्लस 3,44,500 माइनस 16 lakhs माइनस 40,000 माइनस 6,000 माइनस 90,000 माइनस 64,000। तो हमारा आंसर आ जाता है, प्रॉफिट निकल रहा है यहां से, दैट इज 2,62,500 रुपीज। ठीक है, तो टू प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 2,62,500 रुपीज। तो एक तो मैंने लेजर फाइनली बना दिया है कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना निकलता है कंसाइनमेंट में। प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 2,62,500 रुपीज का। ठीक है जी, तो ये वर्किंग नोट से ही मैंने सारी वैल्यूज को उठाया है और इस कंसाइनमेंट अकाउंट में फर्दर ट्रांसफर करके प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है। उसके बाद अगला एक छोटा सा अकाउंट जो आपको बनाना है, दैट इज दी कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, तो एक कंसाइनीज अकाउंट आपको बनाना है और एक अबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाना है। तो फटाफट से उसको भी बना देते हैं, देखते हैं क्या वैल्यूज होनी चाहिए है। ठीक है, कंसाइनीज अकाउंट दैट इज गणेश ट्रेडर्स अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट सिंपल सा होता है, जहां जहां कंसाइनी का नाम लिखा उसकी एंट्रीज को यहां पर पोस्ट करना है। टू गणेश ट्रेडर्स, तो बाय कंसाइनमेंट। ठीक है, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने हैं जी उसके, ठीक है, एक्सपेंसेस हमने लिखे हैं दैट वाज
6,000 रुपीज। ठीक है, टू कंसाइनीज अकाउंट, तो बाय साइड पे चला जाएगा, बाय कमीशन या बाय कंसाइनमेंट के नाम से कितनी कमीशन है, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 90,000 रुपीज। बाय कंसाइनीज अकाउंट दैट इज फॉर द अमाउंट ऑफ सेल्स, तो टू साइड पे लिख देते हैं टू कंसाइनमेंट। ठीक है, टू कंसाइनमेंट अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स की थी जो उसने, 12 लाख रुपीज की सेल्स की थी। ठीक है, क्वेश्चन में कोई एडवांस, कोई बिल, कोई बैंक ड्राफ्ट ऐसा कुछ नहीं गिवन, तो जो भी बैलेंस है तो उसको बैलेंस ड्यू लिखते हैं और बैलेंस करके इस अकाउंट को खत्म कर देते हैं। तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है, 12 लाख माइनस 96,000, ये हमारी वैल्यू आ जाती है 11,04,000 रुपीज। ठीक है, तो सिंपल से हमारा कंसाइनीज अकाउंट बन गया है। ठीक है, एंट्रीज को पोस्ट किया, कोई एडवांस पेमेंट्स होती, कोई कैश पेमेंट, कोई बैंक ड्राफ्ट बिल होता, वो इसको इंक्लूड कर देते और बाकी बैलेंस जो हम कैलकुलेट कर देते। ठीक है, लास्ट में एक छोटा सा अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अबनॉर्मल लॉस का अकाउंट, तो उसके लिए भी हमने डिस्कस किया था, जो यहाँ पर आपने वैल्यू निकाली है उसको पोस्ट कर देते हैं टू साइड पे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, टोटल लॉस कितना था, 1,98,000 का था। इसके अगेंस्ट हमें क्लेम कितना मिला था, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था कि 70,000 रुपीज का मुझे इंश्योरेंस से क्लेम मिल गया था, तो बाकी जो भी डिफरेंस है उसको पीएनएल अकाउंट में डालते हैं और फाइनली इस अकाउंट को खत्म कर देते हैं। तो 1,28,000 जो वैल्यू आती है वो पीएनएल अकाउंट में एज अ लॉस ट्रांसफर कर दी जाए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है नॉर्मल लॉस का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन वर्किंग नोट की है। इसको अगर आप ध्यान से कर लेते हैं तो काफी हद तक चांसेस हैं कि आप आंसर में गलती नहीं करें। ठीक है, तो इसको एक बार बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। मैं वापस से एक बार इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूं। नॉर्मल लॉस में जो ये वर्किंग नोट की हमने बात की है, ध्यान रखना है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे बनाना है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमने लिखा था, ये जो वर्किंग नोट बनाया जाएगा नॉर्मल लॉस की टाइम पे, दैट विल बी ऑलवेज बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट प्राइस। और दूसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है, नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन नहीं होगी, ये सिर्फ यूनिट्स में से माइनस कर दिया जाएगा, जिसके कारण बचे हुए यूनिट्स की कॉस्ट प्राइस और एक्सपेंसेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, कभी आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था और ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। आई होप आपको ये चैप्टर और ये टॉपिक समझ आ गया है। थैंक यू।